हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर आया हूँ 24 फेब का जो शिफ्ट 2 का पेपर है केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस करने के लिए। इसके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं हमारी जो यहाँ पर केमिस्ट्री टीम है इनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले है मिस्टर विजय प्रताप सिंह, बहुत ही सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये डील करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मिस्टर रामरतन द्विवेदी सर, बहुत फेमस टीचर हैं और सभी इनको आरडी सर के नाम से भी जानते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार फैकल्टी है हमारे इंस्टीट्यूट का। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री के ही मिस्टर प्रवेश गर्ग, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी फिज़िकल केमिस्ट्री की। और नेक्स्ट फिर मैं लेना चाहूँगा मिस्टर DN पाठक सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीनियर फैकल्टी है और इनको तो डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे, अनुराग गर्ग। पिछले काफ़ी टाइम से खैर मैं इसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ। तो चलिए खैर ज़्यादा और हम डिस्कस ना करें इस बारे में, अब हम शुरू करते हैं इसमें 24 फेब का शिफ्ट 2 का ऑर्गेनिक का पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर देखिए हमें कंपाउंड क्या गिवन है, द फर्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन, ओके, सेकंड कंपाउंड इज पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, थर्ड कंपाउंड है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड लास्ट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमें बात करना है इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हमें रेट बताना है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जो रेट होता है वो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पे क्लोरीन है, इस क्लोरीन पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू डिपेंड करेगा उस पर प्रेजेंट विड्रॉइंग ग्रुप पर। तो यहां पर देखिए सेकंड में इसमें एक नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, -M इफेक्ट होता है। तो -M इफेक्ट इसका इस कार्बन पर पॉजिटिव की वैल्यू को बढ़ा देगा। थर्ड वाले केस में देखिए यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप है, यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप है, दोनों ही नाइट्रो ग्रुप है। ये वाला नाइट्रो यहां पर ऑर्थो पर है तो इसका भी हम -M इफेक्ट लेंगे और इस नाइट्रो का भी हम यहाँ पर -M इफेक्ट लेंगे। तो डबल -M इफेक्ट के कारण इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल का अटैक और फास्ट हो जाएगा। ओके, अब लास्ट कंपाउंड में देखिए इस वाले में यहाँ पर ये नाइट्रो है, इसका भी -M, इसका भी -M एंड इसका भी -M होगा। तो तीन नाइट्रो ग्रुप के कारण, इनके तीनों के -M के कारण इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा और इस कारण से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस केस में अब अगर हम आंसर की बात करें तो डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको देखिए ये वाला इसका आंसर होगा। फोर्थ के रेट सबसे ज़्यादा, थर्ड का रेट कम, सेकंड का रेट और भी कम और फर्स्ट का रेट सबसे कम हो जाएगा। और ये देखिए इसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ यहाँ पर -M -I, इसमें दोनों का -M -I होगा और इसमें इन तीनों का -M भी होगा एंड -I इफेक्ट भी होगा। और इस कारण से देखिए रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ओवरऑल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। मेटलर्जी का क्वेश्चन है और के एलिमेंट पूछे हैं कि भाई ये कौन कौन से एलिमेंट के ओर्स हैं। तो पहला दिया है आपको एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट ओर होता है ये काओलिनाइट।
काओलिनाइट एल्यूमिनियम का सिलिकेट ओर है ये। तो फर्स्ट का थर्ड होगा। आयरन, आयरन का एक कार्बोनेट और होता है FeCO3 जिसको सिडेराइट बोलते हैं। तो बी का फर्स्ट। कॉपर का जानते ही हो मेलाचाइट, और जिंक का कार्बोनेट और होता है ZnCO3 जिसको कैलेमाइन या कैलामाइन कहते हैं। तो मेटलर्जी का जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान है क्योंकि कई और इसमें ऐसे हैं जिनके एलिमेंट आप जानते हैं जैसे काफ़ी फेमस है सिडेराइट और कैलामाइन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए का कौन सा हुआ आपका? थर्ड। ए का थर्ड ऑप्शन में ये है, बी का फर्स्ट ये हो गया, सी का 4 ये हो गया, डी का सेकंड। आंसर 3 होगा इसका। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ये एस ब्लॉक का जो है फ्लेम टेस्ट का क्वेश्चन है। ये फ्लेम टेस्ट का अपन जानते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है विजिबल रीजन में। तो वैसे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ जो वेवलेंथ दी है इमिटेड लाइट की या फ्लेम के कलर की वो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, इतना तो आपको पता होगा लिथियम किस कलर का फ्लेम देता है? क्रिम्सन रेड। तो इसकी वेवलेंथ रेड के अप्रॉक्स सेम होगी क्रिम्सन रेड की। तो इससे अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये LiCl क्रिम्सन रेड होता है। NaCl का कलर आप जानते ही हैं। सोडियम किस कलर का फ्लेम टेस्ट देता है? गोल्डन येलो। RbCl यानी रुबिडियम, रुबिडियम वायलेट कलर की फ्लेम देता है, और सीजियम क्लोराइड यानी सीजियम देता है ब्लू कलर की। तो यहाँ पर वैसे तो ये फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको अपन यहाँ क्रिम्सन रेड से पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। क्रिम्सन रेड यानी रेड के अप्रॉक्स इसकी अपन वेवलेंथ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। यहाँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? ये है। तो देख लें आप, ए का सेकेंड, ये ए का सेकंड है। अब ए के सेकंड के ऑप्शन अपने पास 2 आ गए। अब आगे बहुत डिफिकल्ट है इसको आप पहचानना, क्योंकि ये जो बाकी जो कलर है वो अपन अगर कंसेप्ट से लगाना चाहें तो अपने को इसके आंसर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे अगर अपन सीजियम क्लोराइड देखें तो सीजियम क्लोराइड का कलर यहाँ कौन सा है? ब्लू है। और मैं कह रहा हूँ रुबिडियम क्लोराइड वायलेट है। तो सबसे कम वेवलेंथ तो वैसे इसकी होनी चाहिए रुबिडियम क्लोराइड की, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो बी का आंसर तो खैर चलो, बी का ऑप्शन तो इसमें 4 हो जाएगा। सी और डी में देखें अगर अपन, सी तो वैसे तो सी का होना चाहिए फर्स्ट सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, लेकिन ये मैंने कहा फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें सी का ऑप्शन तो है थर्ड और डी का ऑप्शन है 4। ये आपको डेटा से ही कंफर्म करना पड़ेगा। कंसेप्ट से जरूर क्रिम्सन रेड से थोड़ा सा आइडिया LiCl का 2 ऑप्शन आ गए अपने पास। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये भी हाइड्रोजन का आपका फैक्ट टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये आपको एक तो असर्शन दिया है, दूसरा इसका रीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फीयर। बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन यूनिवर्स में मिलने वाली सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली गैस है यूनिवर्स में। जो स्टार होते हैं, स्टार का जो एटमॉस्फेयर बना होता है वो हाइड्रोजन का बना होता है। वहाँ न्यूक्लियर जो है कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। वहाँ हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होकर के हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है
वही स्टार की एनर्जी का सोर्स है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली गैस अगर यूनिवर्स में कहे तो हाइड्रोजन है, तो पहला सही है। और हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को देखें तो सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है? हाइड्रोजन का ही है। तो हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, तभी तो वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और ट्रोपोस्फीयर में नहीं है, क्योंकि लाइट है इसलिए कहाँ चली जाएगी? ऊपर यूनिवर्स में चली जाएगी। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट होंगे, ट्रू होंगे यहाँ, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, वाटर पॉल्यूशन पर। बहुत आसान सवाल है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम सब जानते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपके ऑक्सीजन में एक्वेटिक लाइफ के लिए नेसेसरी होती है। कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए ताकि हमारी एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पर सस्टेन कर पाएँ। तो क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। दैट्स वेरी करेक्ट। बीओडी का एक रेंज होता है या एक वैल्यू होता है, एक ऑप्टिमल वैल्यू होता है, जो बोलते हैं कि अगर इतना तो होना ही चाहिए तभी हमें मान सकते हैं कि वाटर में फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है ये बताता है, और कितना होना चाहिए ये बीओडी बताता है। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, 6.5 की जगह ये 6 ppm है, 6 ppm होना चाहिए, राइट। तो इसे अगर हम चेंज करें 10 to 20 ppm के हिसाब से अगर हम बात करें तो इतना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 6 ppm होना चाहिए। तो 6.5 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट सेकंड इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, हेंस द ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये हमने कुछ रीजन लिखा हुआ है जो आप सबको अच्छे से पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें क्या दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HgSO4 and H2SO4। ये कहा भी था क्लास में कि इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। और तुम जानते हो ये जो रिएक्शन होती है एक नेम रिएक्शन है जिसका नेम होता है कुशरोव रिएक्शन, कुशरोव रिएक्शन। तो इस केस में देखिए ये वाला कंपाउंड, इसमें बताना है कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड एल्काइन के हाइड्रेशन से नहीं बनता है। तो भाई सेट आंसर ये वाला एल्डिहाइड। देखो ये तो बना सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो ये रहा इस केस में, अगर इथाइन का रिएक्शन हम HgSO4 से और H2SO4 की प्रेजेंस में H2O से करते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है। प्रोपाइन का रिएक्शन करते हैं तो एसीटोन बनता है, एसीटोन बनता है, ना कि एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए इस केस में ये वाला केस भी पॉसिबल होगा, ये भी बना सकते हैं। ये कैसे बना सकते हैं? देखो इसके लिए मैं यहाँ पर ये कंपाउंड ऐसा ले सकता हूँ C�BC देखिए अगर हम इसका हाइड्रेशन करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा इस केस में? ये हमने यहाँ पे लिखा वाटर Hg+2 आयन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा इस C पर होगा OH, देन बनेगा डबल बॉन्ड CH2 बना। तो ये क्या होता है? पहले एक इनॉल बनता है, देन वो इनॉल टोटामराइज होकर कीटो में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला इनॉल जो है इसको ठीक से देखो आप, इस कार्बन का डिग्री क्या है? दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पर OH है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री इनॉल। और जब 2 डिग्री इनॉल टोटामराइज होगा, कीटो में कन्वर्ट होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हाइड्रेशन करेंगे तो इसमें OH कहाँ पर आएगा? इस वाले कार्बन पर आएगा। और जब इस पर OH आएगा तो वो भी टोटामराइज होकर इस वाले कीटो में टोटामराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉपर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जिसने जीओसी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और जिसने उसके अंदर एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा उसके लिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला। क्या दे रखा है, 4 कंपाउंड दे रखे हैं, बताना इसमें से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। तो जरा देखिए बताइए, इस केस में यहाँ पर अगर हम नॉन एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पर दिस कंपाउंड इज फ्यूरेन, ये तो फ्यूरेन है। फ्यूरेन में यहाँ पर O के पास 2 लोन पेयर होता है, तो अगर हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितना होगा, 2 + 2 एंड +2 कितना हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई का मतलब क्या हुआ, ये तो एरोमेटिक हुआ। ठीक है, इस वाले केस में देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो सोचिए अगर साइक्लिक रिंग में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए तो इस केस में ओवरऑल साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा और एरोमेटिक होने का कंडीशन क्या है, दैट शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, चूंकि यहां पर ये कार्बन sp3 आ रहा है तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो यही वाला स्पीशीज होगा जो कि नॉन एरोमेटिक होगा। इस वाले केस में देखिए साइक्लिक है, प्लेनर भी है और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई का मतलब ये भी क्या होगा, यहाँ पर एरोमेटिक होगा। एंड दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 7 पाई बॉन्ड का डबल कितना हुआ, 14। और अगर इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कौन सा स्पीशीज होगा, एरोमेटिक होगा। तो इन चारों ऑप्शन में ठीक से अगर आप देखें तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। यही ऐसा ऑप्शन होगा जो नॉन एरोमेटिक होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये देखिए इसका करेक्ट ये आंसर हो जाएगा इसका। ये कार्बन sp3 आ रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ये वैनेडियम का एक कंपाउंड दिया हुआ है, VOSO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें वैनेडियम का ऑक्सीडेशन देखें +4 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो अब 3d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 हो गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस कर दे, लूज कर दे, तो +5 में चला जाएगा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट +3, ये गलत है। जो रूबी का रेड कलर होता है वो क्रोमियम +6 के कारण होता है, CrO3 के कारण होता है, तो ये इनकरेक्ट है। Cr2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, करेक्ट है। क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड है Cr2O3 ये एम्फोटेरिक है। और RuO4 रुथेनियम +8 ऑक्सीडेशन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है रुबिडियम की, इसमें सॉरी रुथेनियम की। Ru +8 में, +8 बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये इनकरेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बोर एटॉमिक थ्योरी पर मैं मानकर चलता हूँ आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी किसी भी टीचर से पढ़ा हो, ये क्वेश्चन लगभग हर टीचर और हर कोचिंग में प्रैक्टिस कराया जाता है, अपने मॉड्यूल में है, अपने टेस्ट में कई बार पूछा गया है। इट्स वेरी इजी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल है, कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत मज़े से। आपको पता है सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, तो टोटल एनर्जी फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। तो माइनस लगा दिया तो ये प्लस हो गया। अब आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आ रहा है Z²/n²। हमें क्या दिया है, हमें भी यही दिया है, विच मीन्स दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इस n को उठाकर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया Vn,
और ये आ रहा है प्रोपोर्शनल टू z। हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी 1 सेकेंड में ऑर्बिट में कितने रिवॉल्यूशन पूरे कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि टाइम कितना लगेगा, तो वेलोसिटी v से चल रहा है, रेडियस r है ऑर्बिट का, तो टाइम लगेगा 2 पाई r अपॉन v, ये टाइम लगना है, इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब v प्रोपोर्शनल टू होता है z अपॉन n के और r प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई z के। तो z अपॉन n, अगर आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी लिखें तो z अपॉन n और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाई z, तो ये z स्क्वायर अपॉन n क्यूब हो गया। z स्क्वायर अपॉन n क्यूब दिया क्या है, z क्यूब अपॉन n क्यूब, तो ये गलत हो गया हमारे पास। ऑप्शन डी, कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब k q1 q2 लिखेंगे तो k z e q2 e अपॉन r स्क्वायर। तो आप देखें z अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। r अपने आप में n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल होता है, उसका स्क्वायर n पावर 4 z स्क्वायर, z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो z क्यूब अपॉन n पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, z क्यूब अपॉन n पावर 4 ही लिखा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही होगा। तो जो हम चेक करके आए उससे हमें पता लगा कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, सॉरी स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शंस चुने सही, तो सी ओनली ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ए ओनली ये ऑप्शन गलत हो गया, ए एंड डी ओनली ये सही हो गया, और फोर्थ ए सी एंड डी ओनली ये हमारा गलत हो गया, सी इनकरेक्ट है। लेकिन तकलीफ क्या है, एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया हुआ है, ए सी एंड डी, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 ए एंड डी ओनली। तो बच्चों आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए स्टेटमेंट ए एंड डी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। एनटीए ने फ्रीक्वेंसी वाले स्टेटमेंट को भी सही दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। आप इसे जरूर चैलेंज करिए, आपका करेक्शन पक्का माना जाएगा और आपको +4 मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें हमें यहाँ पर 2 लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से कंपेयर करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे का क्वेश्चन है। जिनको ड्रग्स वगैरह का बहुत अच्छे से नॉलेज है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। इसमें देखिए लिस्ट 1 में जो ए दे रखा है वो दे रखा है वैलियम। अब वैलियम क्या होता है, याद रखिए वैलियम एक ट्रैंकुलाइजर है, वैलियम एक ट्रैंकुलाइजर होता है, तो इसका मैच तो हो जाएगा 4th नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है भाई, मॉर्फिन तुम्हें पता होना चाहिए ये एनाल्जेसिक होता है। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर। जिन किसी को कभी भी एक्यूट पेन होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है, जैसे कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट को तुम्हें पता होगा बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, तो उन पेशेंट को जनरली ये वाली टैबलेट दी जाती है, मॉर्फिन की, पेन किलर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्द्रेड्रोन, ये जो होता है ये होती है इनफर्टिलिटी ड्रग, ओके। और एक होता है विटामिन B12, तुम्हें पता होगा विटामिन B12 अगर होता है तो ये इसका होता है पर्नीशियस एनीमिया, इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4th होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए इसके प्रॉपर आंसर, वैलियम ट्रैंकुलाइजर, मॉर्फिन एनाल्जेसिक, नॉर्द्रेड्रोन एंटी फर्टिलिटी ड्रग, और विटामिन B जो 12 होता है वो क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, इससे होता है, ठीक है। तो उसमें ये काम आता है विटामिन B12 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। The correct set from the following in which both pair are in correct order of melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए आयनिक कंपाउंड के 2 कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सम ऑफ साइज के। और दूसरा एक क्लोज पैकिंग वाला कंसेप्ट भी लगता है, कभी कभी ये कंसेप्ट लगाकर भी मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाता है।
यहाँ पर ऑर्डर अलग आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, तब ये लगाते हैं। जनरल कंसेप्ट ऊपर वाला ही है। तो जैसे अपन LiF और LiCl में देखें तो साइज अगर अपन देखें तो फ्लोराइड की कम है और क्लोराइड की साइज ज़्यादा है, तो नेगेटिव आयन की साइज बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? LiF का। NaCl और MgO में देखें तो +1 -1 और MgO +2 -2। तो यहाँ पर भी देखें चार्ज का प्रोडक्ट अगर निकालो तो ये बढ़ गया, लैटिस एनर्जी बढ़ गई, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में LiF का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, LiCl और LiF में, MgO और NaCl में MgO का ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है स्पिन ओनली वैल्यू फॉर स्पीसीज FeCl4 2-, CO C2O4 3- और MnO4 2-। निकाल लो। फॉर्मूला तो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली का सब जानते ही हैं। रूट के अंदर n+2 यूनिट बोर मैग्नेटॉन। चलो FeCl4 2-, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 4 अनपेयर्ड होंगे। 4s और 4p ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि क्लोराइड आयन बिग फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, n की वैल्यू 4 आ जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन ओनली आएगा वो कितना आ जाएगा? 4.90। सेकेंड कंपाउंड है आपका कोबाल्ट का और ऑक्सैलेट के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स है 3-। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन में d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में T2z ऑर्बिटल में। Eg ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे और S और P भी वैकेंट रहेंगे। ये 3d, ये 4s वैकेंट है और 4p तीनों वैकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो D2sp3 आएगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। और लास्ट वाला कंपाउंड है आपका MnO4 2-, यानी आपका ये हो गया मैग्नेट आयन। Mn +6 ऑक्सीडेशन में है और यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1। 3d1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास। ये 3d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4s खाली रहेंगे, 4p ऑर्बिटल भी वैकेंट रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1 और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसका √3, या अगर आप पूरा एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे तो 1.73। यूनिट भी लिखना चाहो तो लिख दो, बोर मैग्नेटॉन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाले का 4.90, सेकंड का 0, थर्ड का ये। तो ये आंसर होगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हमें यहाँ पर एक रिएक्टेंट गिवन है और एक यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना रखा है एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिएजेंट लें जो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो जरा देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द
प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। तो जरा ठीक से देखो, इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप यहाँ पर CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम्हें याद होना चाहिए, कीटो ग्रुप को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो तुमने पढ़ा होगा, एक होता है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होता है वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, पता होगा। तो यहां पर देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, रेड P प्लस Cl2 ना, ये तो हो नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट देखिए NH2 सिंगल बोन NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड, यही तो होता है, यही होता है। इसको बोलते हैं वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। ये क्या करेगा? इस कीटोनिक ग्रुप को एल्केन में रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर रिएक्शन हम निकल से कराएं, निकल की प्रेजेंस में H2 से कराएं, तो भाई H2 क्या करता है? कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है एंड जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको भी एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो इससे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड लास्ट इज NaBH4। NaBH4 क्या करेगा? NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। हमें तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो एल्केन में कन्वर्ट करने का बेस्ट जो रिएजेंट यहाँ पर होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो होगा ये वाला हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड। और ये नेम रिएक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ कलर्ड डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोल इन NaOH। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अगर एनिलीन चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें तो ये रिएक्शन लिखाया जाता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम बीटा नेफ्थोल से करते हैं तो एक ऑरेंज कलर डाई बनता है। तो याद रखिएगा, एनिलीन ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये तो 2 डिग्री अमाइन दे रखा है, यहाँ पर ये एलिफेटिक अमाइन दे रखा है। एलिफेटिक अमाइन नहीं, एरोमेटिक अमाइन। एनिलीन ही डाइजोनियम टाइप का जो कपलिंग रिएक्शन होती है, वो कपलिंग रिएक्शन कौन शो करता है? एनिलीन शो करता है। और ये जो कंपाउंड है ये 3 डिग्री अमाइन, ये भी नहीं शो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसको यहाँ पर 3 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है? What is the correct sequence of reagent used for converting nitrobenzene into meta-dibromobenzene? ये रिएक्टेंट है, नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, को कन्वर्ट करना है इसके अंदर। और कितना स्टेप है? 4 स्टेप में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब बताइए इसमें कौन सा बेस्ट सुटेबल रिएजेंट होंगे? तो इसमें देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस केस में सुटेबल जो सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे होगा ऑप्शन नंबर 4? ये देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो नाइट्रोबेंजीन है उसका रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक। तो इस केस में हमें पता है जो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो कैसा होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो चूंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका टेक कहाँ पर होगा? मेटा पर होगा। तो मेटा पर Br आ जाएगा। तो पहले हमें क्या मिला? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिला। अब इसका हम रिडक्शन करें टिन और HCl से, तो टिन HCl क्या होता है? तुम्हें याद होना चाहिए, कोई भी मेटल हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो टिन और HCl क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो कि नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देगा। किस में? NH2 ग्रुप में। तो कंपाउंड हमें मिलेगा मेटा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये बना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर अब हम करते हैं इसका डाई एजोटाइजेशन, मतलब Na2 प्लस HCl से जब रिएक्शन करेंगे तो NH2 कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड के बाद फिर हम रिएक्शन करते हैं CuBr/HBr से। तो तुम्हें पता होगा ये फेमस रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? N2Cl रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम ब्रोमीन। तो इस केस में ओवरऑल हमें क्या मिला? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन मिला। तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या हुआ रिएजेंट का? नंबर 1 ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, सेकेंड नंबर टिन HCl, थर्ड नंबर Na2 प्लस HCl एंड लास्ट इज CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। जरा देखिए कहाँ पर आ रहा है ये ऑप्शन नंबर
फोर्थ को मैच कर रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। द करेक्ट शेप एंड आयोडीन 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 बॉन्ड एंगल रेस्पेक्टिवली इन I3 माइनस आयन। I3 माइनस आयन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इस पर सेंट्रल एटम आयोडीन, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर, 3 लॉन पेयर हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि स्टेरिक नंबर 5 आएगा। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो 3 लॉन पेयर आएंगे वो कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू BSPR थ्योरी। और दोनों जो बॉन्ड पेयर आएंगे वो कहाँ आएंगे? एक्सियल पोजीशन पर। इसकी जो शेप बनेगी वो तो कैसी बनेगी? लीनियर। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा और इसकी लीनियर शेप बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीनियर और 180 डिग्री। What is the correct order of the following element with respect to their density? डेंसिटी का अगर ऑर्डर देखें अगर अपन, तो कंसेप्ट क्या होता है डेंसिटी के लिए? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो होगी। मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम होगी। और अगर मास बढ़े और वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर अपन देखें 3D सीरीज में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? मास बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है। स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर तक डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन जिंक का साइज बड़ा होने से, वॉल्यूम ज़्यादा होने से कॉपर से और जिंक की डेंसिटी कम होती है। ये सभी ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा ही होगा। लास्ट 2 एलिमेंट में डेंसिटी का ऑर्डर अपोजिट देखने को मिलेगा। सेकेंड लास्ट एलिमेंट की या ग्रुप 11 एलिमेंट की डेंसिटी ग्रुप 12 से ज़्यादा होगी। तो ये देखो यहाँ कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो किस में ज़्यादा है? देखो कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा इस वाले ऑप्शन में, और जिंक की डेंसिटी कम होगी। जिंक की डेंसिटी यहाँ पर इनसे भी कम होगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी कॉपर की। जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर। ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि कॉपर से डेंसिटी इनकी ज़्यादा नहीं है, कॉपर से आयरन की भी ज़्यादा नहीं है, कॉपर से जिंक की भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो कॉपर की है। तो एक ही ऑप्शन है अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रखा है और यहाँ पर कुछ रिएजेंट दे रखा है। तो इस रिएक्शन को इन रिएजेंट से हमें मैच कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे। यहाँ पर नंबर 1 दे रखा है RCOCl, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करना है RCHO में। तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें एक रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा जिसका नेम है ये वाला। इसमें देखो रिएजेंट यहाँ पर इस केस में ये रहा H2PdBSO4, दिस इज रोसेनमूड रिडक्शन। आई बात हमें। तो जब RCOCl का रिडक्शन हम H2PdBSO4 से करते हैं तो अल्कोहल ना बनकर रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाती है। तो ऑप्शन ए का जो मैच होगा वो हो जाएगा इधर सेकंड। ओके, नंबर बी की बात करें। बी में क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रोडक्ट है। तो जरा देखिए इस केस में हो क्या रहा है, अल्फा कार्बन पर जो H है दैट इज अल्फा H क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा H क्लोरीन से रिप्लेस होता है? तो याद होना चाहिए उस रिएक्शन का नेम होता है हेल-वोलार्ड-जालस्की रिएक्शन, शॉर्ट में कहा जाता है HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ये वाला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस।
ठीक है। तो इस बी का जो मैच करेगा वो कौन करेगा, 4th नंबर वाला जो कंपाउंड है, जो रिएजेंट है, वो मैच करेगा। नंबर सी पर आ जाओ, तुम्हें दे रखा है RCONH2, दिस इज अमाइड। अमाइड को कन्वर्ट करना है RNH2 में। तो बताइए अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है, याद होना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का यहां पर रिएजेंट कौन होगा, इसका रिएजेंट होता है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। और लास्ट में दे रखा कीटोन को एल्केन में चेंज कर रखा है। तो कीटोन में एल्केन में चेंज करने का ये रहा कौन सा मेथड, यहाँ पे ये रहा जिंक Hg, कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन, याद आ रहा है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। तो इसका जो मैच होगा वो ये वाला होगा। अब जरा देखिए इसमें कौन किसको मैच कर रहा है, तो ए वाला मैच कर रहा है सेकंड को, ए मैच कर रहा है सेकंड को, उसके बाद बी मैच कर रहा है फोर्थ को, तो बी मैच कर रहा है फोर्थ को, ठीक है। उसके बाद सी की बात करें, सी मैच कर रहा है फर्स्ट को, एंड डी मैच कर रहा है थर्ड को। तो करेक्ट जो ऑप्शन इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, देखिए, इन पॉलीमर ब्यूना एस स्टैंड फॉर, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पॉलीमर का। अगर आपने पॉलीमर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली ये वाला पॉलीमर आपने जरूर पढ़ रखा होगा। ब्यूना का मतलब होता है, ब्यूना का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाडाइइन, और जो एस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाइरिन। तो ये जो ब्यूना एस है इसका प्रॉपर नेम होता है ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन पॉलीमर। आई बात समझ। तो एस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया एनटीए ने इस बार ये वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाइरिन। अब ये सल्फर स्ट्रेंथ वगैरह ये कुछ नहीं होता है, क्या होता है, स्टाइरिन होता है। तो परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हमें ब्लड का क्लोटिंग कराना है। ब्लड का क्लोटिंग बेसिकली, ब्लड एक कोलोइड है, आपको इसे कोएगुलेट कराना है और कुछ नहीं कराना। जब हमें किसी कोलोइड को कोएगुलेट कराना हो तो वी फॉलो द हार्डी-शुल्जे रूल। हार्डी-शुल्जे रूल ये कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए हमें एक नेगेटिव आयन चाहिए रहता है कोएगुलेशन के लिए, और नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए हमें एक पॉजिटिव आयन चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड कैसा है। तो ब्लड हमें पता है नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिव सोल है, इसका मतलब हमें कटायन चाहिए इसके कोएगुलेशन के लिए। अब कटायन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है Mg+2, यहाँ पर है Fe+2, और यहाँ पर है आपका Fe+2, यहाँ कटायन है, इसमें आपका कटायन है Na+, और इसमें आपका कटायन है Fe+3, ठीक है। नेगेटिव सोल के लिए कटायन चाहिए, अलग अलग कटायन हमारे पास है। हार्डी-शुल्जे रूल का दूसरा पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट है हार्डी-शुल्जे रूल का, कटायन पर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो नेगेटिव सोल के लिए उतना ही इफिशिएंट होगा। तो हमें सवाल भी यही पूछा है, मोस्ट इफिशिएंट कौन है, तो मोस्ट इफिशिएंट का मतलब हमें मिनिमम मास रिक्वायर्ड हो। मिनिमम मास रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है, कोएगुलेशन वैल्यू मिनिमम हो या कोएगुलेटिंग पावर मैक्सिमम हो। तो हार्डी-शुल्जे रूल ये कहता है हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर एंड लेसर विल बी द कोएगुलेशन वैल्यू। तो सबसे लेस कोएगुलेशन वैल्यू इन चारों कटायन में किसका होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है तो आप कह सकते हैं दिस विल बी हैविंग अ लेसर कोएगुलेशन वैल्यू और लीस्ट कोएगुलेशन वैल्यू अमंग दीज फोर, हेंस मोस्ट इफिशिएंट और कोएगुलेटिंग पावर इसका सबसे ज्यादा होगा। तो हेंस द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, राइट। तो नेगेटिव सोल है, हार्डी-शुल्जे रूल के लिए हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हायर कोएगुलेशन पावर, हेंस FeCl3 विल बी मोस्ट एफिशिएंट, राइट। Let's start the section B of 24th February shift 2। सेक्शन बी में पहला सवाल अगर हम देखें तो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज की बात कर रहा है, राइट। यानी यहाँ डेल्टा ई की बात कर रहा है, EMF भी आप में से लिख सकते हैं, ई सेल की बात कर रहा है। क्या होगा,
इस इतना, यानी इन्होंने एक मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, प्रोबेबली हमें x सॉल्व करना है, और ये हमारा एक हाफ सेल है MnO4 - 2 Mn+2। कब चेंज कर रहे हैं, चेंज कितना होगा ये पूछ रहे हैं, तो कोई ना कोई चेंज कर रहे होंगे। तो क्या चेंज किया, H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया 1 to 10⁻⁻4 मोलर। तो बाकी का क्या करेंगे, तो लिखा हुआ है MnO4- और Mn+2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम मानना है जब हमने चेंज किया है। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके देना है, और ये एक कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका एक रिएक्शन लिखना होगा, फिर उसका क्यू लिखेंगे। तो हमने ये रिएक्शन लिखा, ये इसका एक हाफ सेल का रिएक्शन है, रिडक्शन है। इसका जब हमने क्यू लिखा तो Mn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, MnO4- का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 8। वाटर का हम लिखते नहीं, इलेक्ट्रॉन हमें लिखना नहीं है। अब इसी क्यू से अगर हम लिखें तो मैंने लिख दिया कि भाई E1 क्या रहा होगा, तो E1 रहा होगा E0 - 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 लॉग, और जब E1 लिखा है तो मैंने लिख दिया Q1 लॉग Q1। E2 क्या रहा होगा, तो E2 रहा होगा E0 ये और लॉग Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की बात करनी थी तो E2 - E1 कर दिया, E2 - E1, E2 - E1 किया तो E0 कैंसिल, और जब E2 - E1 किया तो ये प्लस के साथ हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 हमारे पास यहाँ फॉर्मुलेट हो गया। अब इनमें अगर देखें Q1 अपॉन Q2 में, तो हमें बोला था बाकी सब सेम रखना है, और जब बाकी सब आपको सेम रखना है तो यहाँ बचेगा क्या, H+ बचेगा। इधर आ रहा है Q1 अपॉन Q2, तो H+ को अगर उस रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो H+ उल्टा हो जाएगा, Q2 वाला H+ ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में, और Q1 वाला नीचे आएगा। तो H+ ऑफ सेकेंड, H+ ऑफ फर्स्ट, और पावर तो रहेगी 8, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट दी हुई है। बहुत बढ़िया। अब हमें चेंज बोला है कि 1 से लिखा है 1 to 10⁻⁴, यानी H+ कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट केस का 1 लिखना है और सेकंड का 10⁻⁴ लिखना है, तो ये 10⁻⁴ हो गया टू द पावर, और ये हो गया E2 - E1 का वैल्यू, जो कि हमने यहाँ लिखना चाहिए E2 - E1, दिस इज E2 - E1, ये होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखें, ये वैल्यू है, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, यही तो चेंज है। तो हमने ये लॉग सॉल्व कर लिया, 10⁻32 बाहर आ गया -32, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड क्यों पूछा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो हमने मोड ले लिया तो नेगेटिव उड़ गया, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू हमारा सॉल्व करके आ रहा है। हमसे आंसर पूछा है x × 10⁻⁴ के टर्म्स में, यानी यहाँ 10⁻⁴ निकालना है, तो ये डेसिमल को निकाल लिया 10⁻⁴ करके, राइट, यानी मैंने 10⁻+4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, पीछे लिख दिया 10⁻⁴, ये मिला। बस ये नंबर सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ x। जब हमने इस नंबर को सॉल्व किया तो हियर कम्स आउट टू बी 3776, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कितना आ रहा है, 3776 × 10⁻⁴। हमें रिपोर्ट करना है आगे वाला नंबर, तो x is 3776, this will be the correct answer for this question, that is the correct answer. So this is the first integer। आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है मिनिमम स्टेप्स में आप बहुत कम कैलकुलेट करते हुए सीधे आंसर पर पहुंच रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोप फॉर्म्स ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म। आपको ये बताना है कि इनमें से कितनी सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म पैरामैग्नेटिज्म शो करती है। तो ये एक बेसिक थ्योरेटिकल सवाल है, आप कह सकते हैं सल्फर पर बेस्ड है, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा सल्फर पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ लिखा है S2, और S2 जो है O2 की तरह होता है, MOT से आप कह सकते हैं कि S2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपसे पूछा कितनी फॉर्म्स, नीचे दी गई फॉर्म्स में से कितनी, तो ओनली वन फॉर्म S2 इज द ओनली फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज पैरामैग्नेटिक। सो इसका आंसर आप रिपोर्ट करेंगे 1। क्या आंसर रिपोर्ट करेंगे? 1। Next question is question number 3. It is from liquid solution. It's very easy question. बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, सो दिस इज TF solvent. The temperature at which solution of 10 ग्राम of butane डिजोल्व करा रहे हैं बेंजीन में in 200 ग्राम of बेंजीन, फ्रीज इज, यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है TF सॉल्यूशन, और सवाल हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें किससे शुरू करना है, डेल्टा TF से, राइट। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट
और डिप्रेशन कांस्टेंट इज 5.2, यानी हमें ये KF दिया हुआ है इतना। हमें किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ना है, डेल्टा TF बराबर आयोटा इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा TF मिल गया तो TF सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। डेल्टा TF ये फॉर्मूला हमारे पास। आयोटा क्योंकि ब्यूटेन का कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन बेंजीन में नहीं होता इसलिए हमने 1 लिख दिया। KF हमें 5.12 दिया हुआ है। मोलालिटी, अब मोलालिटी जब हम लिखेंगे तो देखिए जरा, मोलालिटी मोल्स ऑफ ब्यूटेन, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस गिव्स अस मोल्स ऑफ ब्यूटेन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज बेंजीन 200 ग्राम, किलोग्राम में होना चाहिए इसलिए 1000, ये मोलालिटी आ गया, इसे उठाकर हमने यहाँ रख दिया। डेल्टा TF सॉल्व कर लिया। जब इसका डेल्टा TF सॉल्व किया तो ये यहाँ से इस तरह से सॉल्व होकर आ रहा है, थोड़ा सा ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 550 अपॉन 58 और इस तरह से मल्टीप्लाई करके 4.414 आ रहा है। अब हमें पता है TF ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF, तो 5.5 माइनस डेल्टा TF कितना है 4.414, ये माइनस कर दिया, 5.5 हमें दिया ही हुआ था, तो हमारा TF ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा 1.086। 1.086 को अगर आप राउंड ऑफ भी करते हैं तो 1.09 आता है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, फिर भी हमारा NTA का दिया गया आंसर 1 है। आप इसे राउंड ऑफ करके 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये भी करेक्ट करना चाहिए NTA को, और ये 1 तो दिया ही हुआ है, तो दोनों आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 और 1.09। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपने इसे भी राउंड ऑफ करके 1.1 लिख दिया है, तो अगर आपने ये 2 आंसर भी रिपोर्ट किए हैं तो आपको इस क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहिए। NTA जहाँ तक मुझे लगता है NTA इसे सही करार देगा और आपको इस सवाल के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। हाउएवर NTA ने ऑफिशियली 1 रिलीज किया है, राइट। तो बच्चों अगर आपने ये या एक्यूरेट पूरा मार्क किया है तो आप इसे चैलेंज करिए, आपको पक्का मार्क्स मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इससे आसान सवाल आप नहीं सोच सकते हैं। एक गैस दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है और वॉल्यूम पूछा है। PV बराबर nRT का इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता JEE मेन पूछ सकता है। आपको क्या करना है, गैस के मास से मोल निकालने। तो एसिटिलीन के सबसे पहले टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, हमने इसे केल्विन में लिया है। प्रेशर हमें दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में लिया है। वॉल्यूम हमसे पूछा है मोल, तो दिस इज द मास एसिटिलीन यानी C2H2, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ग्राम अपॉन AMU, दिस गिव्स अस मोल। मोल nRT अपॉन प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेयर में इतना, बाकी सबको हमने एक साथ लिया और सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर राउंड ऑफ करते हुए हमें क्या मिला 5 लीटर। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। PV बराबर nRT जो बच्चा 11th में ही बहुत अच्छे से कर लेता है उसका सवाल है। बहुत इजी क्वेश्चन, मोस्ट इजी, आपको इसे पक्का सॉल्व करना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रिया सॉल्युबिलिटी, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है KSP 8 × 10⁻⁹। सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड यानी PbI2 इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में, राइट, तो आपको पता है लेड नाइट्रेट यानी सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन हो गया, और आपको पता है लेड नाइट्रेट से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट से हमें क्या मिला होगा Pb+2। तो Pb+2 के सॉल्यूशन में हमें PbI2 का सॉल्युबिलिटी बताना है। कैसे, तो KSP हमें दिया हुआ है, PbI2 का ये मैंने लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास Pb+2 था और 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट था। तो ये अगर 0.1 मोलर है तो ये भी होगा 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर और इधर से कितना आया होगा S, और ये आया होगा 2S। KSP का इक्वेशन लिख दिया, Pb+2 का कंसंट्रेशन I- का स्क्वायर, KSP का वैल्यू Pb+2 S + 0.1 और I-2S का स्क्वायर। ठीक, अब हमने अप्रॉक्सीमेटली इस S + 0.1 को, क्योंकि अगर मैं देखूं 4s³ बनता, 4s³ से जब मैं इसे सॉल्व करता तो 10⁻³ के ऑर्डर का आना चाहिए था हमारा सॉल्युबिलिटी, अगर 0.1 नहीं होता तो 10⁻³ से 0.1 काफ़ी बड़ा है।
तो मैंने S को नेग्लेक्ट कर दिया और नेग्लेक्ट करके मेरा इक्वेशन बनता है ये। जैसे ही मैंने ये लिखा 0.1 इधर गया तो S स्क्वायर बराबर 4 को भी ले आया तो 2 × 10⁻⁸, S बराबर √2, क्वेश्चन में वैल्यू दिया ही हुआ है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमसे आंसर डिमांडेड है x × 10⁻6 की फॉर्म में, मेरा आंसर आ रहा है 10⁻4 की फॉर्म में, तो 100 का मल्टीप्लाई करो या 10⁻6। जैसे मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 141.4, और जिसे मैंने राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो 141.4 को नियरेस्ट इंटीजर आएगा 141, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ अमाइन among the following which can be synthesized by Gabriel synthesis is। तो देखिए तुम्हें याद होना चाहिए गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है उसमें एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें हमें प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड कुछ इस टाइप का मिलता है N-K+, ठीक है। इसका रिएक्शन करते हैं RX के साथ, तो RX में क्या होगा, ये जो N- होगा R+ पे अटैक करके यहाँ से X को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो इस केस में जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर मिलता है, N से अटैच्ड होता है R। इस कंपाउंड को बोलते हैं N-अल्काइल थैलीमाइड, ठीक है। और उसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर देखिए जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RNH2 में, प्लस हमें थैलिक एसिड फिर से मिल जाता है। तो बात ये है कि ये जो R आया वो कहाँ से आया, हैलाइड से। तो हैलाइड में हुआ क्या, इस N- ने इस R पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करा। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो वीक बॉन्ड हो। अब सोचिए अगर हम यहाँ पर इस केस में ये वाला लें, ये वाला अगर कंपाउंड बनाते हैं तो इस केस में यहाँ पर R का वैल्यू क्या होगा, बेंजीन होगा। मतलब इसको बनाने के लिए यहाँ पे कौन अटैच्ड होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ये बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल में कन्वर्ट होगा, रेजोनेंस होगा। तो डबल में आने से इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़, मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये वाला कंपाउंड इससे बनाना पॉसिबल नहीं होगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से। हाँ, ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो टोटल 4 कंपाउंड में ये 3 कंपाउंड ऐसे होंगे जिसको हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बना सकते हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से ऑर्गेनिक का लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपको ये 2 मॉलिक्यूल के फॉर्मूले या मॉलिक्यूलर वेट पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। बोल रहा है 1.86 ग्राम ऑफ एनिलीन कंप्लीटली रिएक्ट्स टू फॉर्म एसिटेनोलाइड। एनिलीन से सारा का सारा एसिटेनोलाइड बन रहा है। 10% ऑफ द प्रोडक्ट इज लॉस्ट, 10% ऑफ द प्रोडक्ट लॉस्ट हो जा रहा है ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन। अमाउंट ऑफ एसिटेनोलाइड obtained after the purification in gram is blank दिया हुआ और 10⁻² लिखा हुआ है। क्या होगा, हमने रिएक्शन लिखा एनिलीन एसिटेनोलाइड, इसका मोलर मास होता है इतना, इसका मोलर मास होता है, सिंपल मास कंजर्वेशन या उससे फॉर्मूला लगा दिया तो भाई 93 ग्राम से 135 ग्राम एसिटेनोलाइड बनता है। तो 1.86 से कितना बनेगा ये कैलकुलेट कर लिया, 2.7। 10% लॉस से यानी इसका 90% बनना चाहिए, तो 2.7 का 90% निकाल दिया। अब रिपोर्टिंग करनी है 10⁻² के फॉर्म में, तो 243 × 10⁻², तो हमारा आंसर जो रिपोर्ट होगा वो होगा 243, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो आप देखिए मोल का सवाल है अगर हमें एनिलीन और एसिटेनोलाइड के बारे में पता है तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत आसान है, इडियोमेट्री या मोल की बात कर सकते हैं। क्या सवाल है, द फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर्स 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2, यानी अपने वॉल्यूम का 6 गुना
वॉल्यूम O2 का चाहिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी अपने वॉल्यूम का 4 गुना वॉल्यूम ये CO2 का बनाता है। CXHY इसका फॉर्मूला है, Y क्या होगा। इक्वेशन लिखा हमने, यहाँ 1 मानते हुए लिख दिया कि अगर ये 1 है तो ये 6 होगा, ये 4 होगा, और POSE से ये 1 है तो ये Y/2 होगा, यानी मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंसिंग कर दी कि ये 1 है तो ये 6 है और ये 4 है। अब सिंपल क्या किया, मुझे ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मिल गई तो ऑक्सीजन से मैंने Y निकाल लिया। तो POSE और O एटम्स 6 × 2 ये O एटम्स, 4 × 2 ये O एटम्स, Y/2 × 1 ये O एटम्स, यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है Y = 8। और आप X भी पूछा होता तो X भी निकाल सकते थे, राइट। सीधा कार्बन पर POSE लगाते 1 × X 4 × 1 तो X = 4 आ जाता। तो ये फॉर्मूला है हमारा C4H8, लेकिन हमसे केवल Y का वैल्यू पूछा है तो Y विल बी 8 ओनली। सो दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन फ्रॉम इडियोमेट्री विच कैन बी आस्क्ड, राइट। आपका ये सवाल पक्का सही होना चाहिए था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर। बहुत जानी पहचानी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला हुआ है। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, हम सबको पता है। फर्स्ट ऑर्डर रेट लो होता है, बिना दिए भी हम यही मानते। T12 हमें दिया हुआ है 3.33 आवर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 9 आवर द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज F। ये एक सुक्रोज कितना बचा है ये F से डिनोट करना है। और log ऑफ 1/f, log ऑफ 1/m टू द बेस 10 हमें सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक से 10⁻² की फॉर्मेट में आंसर लेकर आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर पे। चलिए सॉल्व करते हैं। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज फ्रुक्टोज T12 3.33 आर दिया हुआ है, मैंने इसे 10/3 लिख दिया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैसे तो हम सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ln C0/Ct इज इक्वल्स टू K × T, लेकिन मैंने इस K को ln 2/T12 लिखकर ये फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया, जो कि मोस्टली हम रेडियो एक्टिविटी में ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर इस K को बदल कर ln 2/T12 लिख दें इंटू T, राइट, तो आप देखिए हमारे पास जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यही फॉर्मूला बनकर आ जाता है। दोनों तरफ से ln हटा दो तो 2T/T12 आपका ऊपर में चला जाएगा। बात समझ में आती है। तो ये हमने यहाँ से लेकर आया ये फॉर्मूला आ गया। अब फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग, तो Ct बताता है अभी कितना है और C0 बताता है पहले कितना था। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग, जिसे मैंने Ct/C0 लिखा, ये वैल्यू मेरा इतना आ गया। हमें बात करें तो 1/f की बात करनी है, तो 1/f कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये उल्टा हो गया। लॉग लेना है तो log ऑफ 1/m log ऑफ दिस, तो ये वापिस से बदल कर यही आ गया है, ठीक है। T/T12, तो T हमें दिया हुआ था 9 आवर और T12 3.33 को हमने 10/3 लिख दिया था। तो T का वैल्यू 9, T12 का वैल्यू 10/3, log ऑफ 2 हमें पता ही होता है 0.3, सॉल्व कर लिया इसे। तो अगर आप देखेंगे तो 9 × 9 8.1/10 0.81 और 10⁻² में चाहिए था, तो इट शुड बी 81 × 10⁻²। सो द रिपोर्टेड आंसर विल बी 81। सो आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सिंपल सा सवाल और बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आप किसी से भी रेट कर सकते हैं इसे, लेकिन है आसान। मैग्नीट्यूड ऑफ log K हमसे पूछा है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस x × 10⁻⁻1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इंटीजर आंसर करना है आपको, राइट। एसिटिलीन से बेंजीन बन रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेल्टा G0 फॉर्मेशन दिया हुआ है एसिटिलीन का, बेंजीन का दिया हुआ है, दोनों का नेगेटिव है। R हमें दिया ही हुआ है। log K, ये K इक्विलिब्रियम की बात हमसे कर रहा है। रिएक्शन लिखा, रिएक्शन का del G, तो del G ऑफ प्रोडक्ट माइनस del G ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमने लिखा। रिएक्शन का डेल्टा G0 आ गया। डेल्टा G0 बराबर हम जानते हैं माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। RT ln K इक्विलिब्रियम की जगह log K इक्विलिब्रियम अगर लिख देंगे तो 2.303 का एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। 2.303 के फैक्टर को लेते हुए del G का वैल्यू इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये del G0 का वैल्यू ऊपर से मैंने लिख दिया और इसे सॉल्व किया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यार -8.55 × 10⁻1। अच्छा, अब हमें आंसर चाहिए 10⁻1 में। सबसे पहले तो मैं 10⁻1 को अंदर ले गया, तो ये हो गया 85.5। अब मुझे चाहिए 10⁻1,
तो 10 पावर माइनस 1 यानी मुझे 10 का डिवाइड करना, 10 का मल्टीप्लाई, तो 85.5 में 10 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया होगा तो ये हो गया होगा 855 इंटू 10 पावर माइनस 1, राइट। लेकिन ये वैल्यू किसका है? लॉग के का। किसका वैल्यू है ये? लॉग के का, और यहाँ एक माइनस होना चाहिए। लॉग के का वैल्यू माइनस में आ रहा है, पर हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, तो हमारा रिपोर्टेड आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 855 इंटू 10 पावर माइनस 1। लेकिन हमें केवल ये रिपोर्ट करना है, x फिल इन द ब्लैंक्स में, x इज, ये यहाँ पर x लिखा हुआ है, राइट। तो हमारा रिपोर्टेड आंसर हो जाएगा 855 ओनली, राइट। So this concludes your 24th February shift to paper solution from the motion coaching. I hope आपको ये सब अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, जो भी आपको इनमें अच्छा लगा हो उसके लिए कमेंट करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू।